तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। जहां आज मैं फिर से लेकर आया हूं क्लास 9 का 4th चैप्टर। जो कल मैंने तुम्हें परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और तत्वों को और उसकी तत्वों की द्रव्यमान संख्या एवं संयोजकता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। जो आपने क्लास देखी होगी और बहुत अच्छे से उसको समझ भी लिया होगा। तो बच्चों, आज मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो तुम्हारे बार बार रिपीट होते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, जितना जो आ रहा है उतना पढ़ सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट होता है। क्या होता है? बार बार रिपीट होता है तुम्हारा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको मैं ये समझाने वाला हूँ, आप समझिए, नोट करिए और याद करिए, आपका आएगा ही आएगा। तो देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे बहुत से बच्चे जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कमेंट कर रहे हैं, ना ही ज़्यादातर क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे, ऐसा है कि मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो बच्चे टीचर्स के अनुसार चलते हैं वो ही हमेशा अपने जीवन में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। तो टीचर की अगर बात मानोगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बात मानिए और चीज़ों को पढ़ते जाइए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपका बनता है कि सर के लिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है बच्चों। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहा करो। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या कहा था, हमने कल उसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए कि मान के चलो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। एक डेनिस का एक वैज्ञानिक होता है, जिस डेनिस से जो वैज्ञानिक आया था उसको हम क्या बोलते हैं? नील्स बोर। उसका नाम था नील्स बोर। कहाँ का वैज्ञानिक था वो? डेनिस का। तो यहाँ से तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनिस की। कहाँ के थे? डेनिस के वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1912 ईस्वी में हमको एक परमाणविक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे हम परमाणु मॉडल कहते हैं। ये तो क्या हो गई? परमाणु मॉडल की परिभाषा। क्या हो गई बेटा? परमाणु मॉडल की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? कि डेनिस वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1912 में परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावित किया था, जिसे हम परमाणु का मॉडल कहते हैं। ये बात समझ में आती है। अब इसकी कुछ अवधारणाएं थी, इसने उसके बारे में क्या बोला, परमाणु के बारे में ये क्या बोल रहे थे। मैंने परमाणु का डायग्राम बना के कल तुम्हें ये चीज समझा भी दी थी। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकती हैं। जो इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकते थे। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बना लिया। उसमें एक यहाँ पे हमारा नाविक होता था, ये फिर हमने दूसरी कक्षा बना ली, तीसरी कक्षा बना ली। इस तरह से उसकी कक्षाएं होती थी। इसको हम नाविक बोलते थे। क्या बोलते थे? नाविक बोलते थे। इसकी पहली कक्षा या कोष जिसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे? कक्षा, या उसे हम क्या बोलते थे? कोष बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे बेटा? कक्षा या कोष बोलते थे। तो ये पहली कक्षा, ऐसे ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है। तो इनको हम डिनोट करते थे, किससे बताया था मैंने? KLMN तक चली जाती है, 4 कक्षाओं तक। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं दूसरी कक्षा में, तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर बचते हैं तो हम चौथी कक्षा में चले जाते हैं। एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये राउंडवत रहती हैं। ये कैसी रहती हैं? राउंडवत रहती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके नाभिक में रहते हैं। ठीक है बेटा। तो हमें पता चला इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, याद करने की झंझट ही खत्म है। ठीक है। क्या होता है इधर? परमाणु की मॉडल की बोर का परमाणु मॉडल बताना है। तो एक डेनिस वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1912 में क्या कर दिया? एक परमाणविक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसकी अवधारणाएं क्या थी? इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। उसके बाद में इसने क्या बोला हमसे कि जब इलेक्ट्रॉन एक विभक्त कक्षा में से चक्कर लगाते हैं तो उनका अनेक विभक्तीकरण नहीं हो पाता है। उसके बाद में इन कक्षाओं में को ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षा है कोष। जैसे कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जी कक्षाएं मैंने तुम्हें बना के बताई, इनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। और ऊर्जा स्तर कहते हैं इन्हें हम क्या? KLMN या फिर 1 2 3 4 से दर्शा सकते हैं। किससे? KLMN या 1 2 3 4 से दर्शा सकते हैं। ये चीज मैं तुम्हें कल भी बता चुका था, और आई होप आप में आज आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ ही रहा होगा। उसके बाद में हमने ये चीज समझी कि कक्षाओं या कोष हो, इनको हम संख्याओं से या
इन डिजिटों से दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, हम उसको जानते कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के बारे में बताया। रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, रदरफोर्ड हमको बता रहे थे अल्फा कणों के बारे में। बेटा किसके बारे में बता रहे थे रदरफोर्ड, अल्फा। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं, जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन में के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो क्या पता चलता है हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाओं से, हमें यह पता चलता है कि रदरफोर्ड की जो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। किससे नहीं मिलती है, परमाणु यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं थी उससे हमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अच्छा, जानकारी नहीं मिलती है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसका, और हम इसके बारे में और देख लेते हैं और ये क्या कहता है। चलिए इसके बारे में मैं और लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख पा रहे हो ना। चलिए, जैसे जब कोई आवेशित क्या होता है हमारा, जब कोई आवेशित ठीक है, जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है, गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है। क्या होता है, जब कोई गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है तो कक्षा में त्वरित होता है तो वो ऊर्जा को विकसित करता है। क्या करता है, होता है तो वह ऊर्जा को क्या कर देता है, ऊर्जा को विकृत कर देता है, विकृत कर देता है। ठीक है बेटा, क्या कर देता है, विकृत कर देता है। जब भी वही क्या करता है, जब भी कोई आवेशित कण होता है वो गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को विकृत कर देता है। आवेशित कण देखो, आवेशित होना, इन चीज़ों के मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट्स वीडियो में बहुत करवाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से देख लें कैसा होता है। आवेशित कण, एक आवेशित गुब्बारे को एक अनावेशित गुब्बारे से किस किस प्रकार से सटाया जाता है तो क्या हो जाता है, इन चीज़ों के एक्सपेरिमेंट में करवाता रहता हूँ आप लोगों को और भी करवाता रहूंगा, तो इन चीजों को देखना ना भूलें। तो यहाँ क्या कह रहा है, जब भी कोई आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है तो वह ऊर्जा विकृत कर देता है। जैसे मान के चलो कोई आवेशित कण इस गोलाकार कक्षा में आ जाता है तो वो कक्षा में त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को क्या कर देता है, विकृत कर देता है। उसकी जो एनर्जी होती है उसको वो फैला देता है, विकृत हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, नहीं फैल जाती है उसकी। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन लिखते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पुश कर लेना, जो दिखाए वो करो लेकिन नोट करो। ठीक है भाई लोग, समझ गए ना। हम दिखा देंगे लोगों को हम में कितनी दम है ना। कहने से क्या होता है, करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए बेटा तुम क्या वाले रहे हो, मैं इतना मारूंगा, कुछ नहीं होने वाला अगर तुम नहीं पढ़ोगे। ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या, संयोजकता किसे कहते हैं, बेटा मुंह से देने से कुछ नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं और जब एग्जाम हमारे सामने होता है तब हमारे माथे से टप 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 पसीना टपकता है और कुछ नहीं होता बबुआ, समझे कि नहीं बबुआ, फिर कुछ नहीं दिखता। किसी परमाणु द्वारा
अपनी वाहतम कक्षा में। तो देखो संयोजकता हम किसे कहते हैं, किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए, बाह्यतम कक्षा ऐसे लिखते हैं, बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए पूर्ण रूप से भरेंगे। देखो कोई किसी भी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को हम पूर्ण रूप से भरने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को परस्पर किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की, भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को परस्पर हम क्या करते हैं, या तो उनको हम इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे या उनको त्याग देंगे। इलेक्ट्रॉनों को साझा, इलेक्ट्रॉनों को साझा करने या उनको ग्रहण करने, साझा करने या उनको ग्रहण करने। देखो बेटा, किसी भी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करने या उनको ग्रहण करने, या तो उनमें साझेदारी होगी या वो क्या करेगा, उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, या उसके बाद में क्या होता है, हम उसको ग्रहण करने अथवा उन्हें ग्रहण करने, और आगे लिख देता हूं मैं, अथवा उन्हें त्याग, क्या कर रहा है भैया, उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है बेटा। क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है बेटा, क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो अब मैं इस चीज को बहुत अच्छे से तुम्हें बताने वाला हूं, समझना बात को। ये मत सोचा करो कि धीमे क्लास चल रही है, काट दिया बाद में देख रहे हो, पहले समझो बात को। वो क्या कह रहा है, संयोजकता किसी परमाणु के द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए, किसी परमाणु के द्वारा अपनी जो बाह्यतम कक्षा है उसे पूर्ण रूप से भरने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉनों को साझा करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनों को से क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। यानी कि साझेदारी मतलब कि जानते हो ना, साझेदारी पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, या तो उसे साझेदारी करनी पड़ेगी या फिर वो कार्य क्या करेगा, उनको ग्रहण कर लेगा या फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एक परमाणु है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मान के चलो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी दूसरी कक्षा में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है बेटा, कितने की, 8 की आवश्यकता होती है। तो या तो वो इससे साझेदारी करेगा या मान के चलो इसके पास 6। अब या तो ये इससे साझेदारी करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, या फिर वो क्या करेगा, साझेदारी करेगा या उनको इससे इनको ग्रहण कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, मान के चलो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 10 हैं, तो ये 2 त्याग देगा, यानी कि तीसरा जो सर्कल होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तब इनके बीच में क्या होगा, काम बन पाएगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रहण करने या त्यागने की आवश्यकता होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे मान के चलो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हमारे पास ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लो ऑक्सीजन है हमारे पास, क्या है, ऑक्सीजन है बेटा। क्या बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है, वो होता है, ठीक है, हमारे पास मान के चलो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 8 है। तो हमें पता होता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अगर हम देखें 8 होती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 और 6 में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता चला कि मान के चलो परमाणु कैसा होता है बेटा, ये देखो, ये नाभिक हो गया। देखो बात समझना यार, ये नाभिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसकी सेकंड कक्षा है, मान के चलो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो बेटा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं, 2 4 6 7 8। अब हमें जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम जो कक्षा है 6,
देखो जो पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, इसके बाद तीसरी तो इसमें बढ़ नहीं रही, तो इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो रही है जी? बाह्यतम जो कक्षा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। संयोजक क्या लिखता हूं भैया? संयोजकता। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजकता। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बाह्यतम कक्षा है, यानी कि ये कौन सी है? ये तो अंदर रह गई, ये हो गई बाह्यतम। कौन सी हो गई? ये हो गई बाह्यतम कक्षा। तो ये बाह्यतम कक्षा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी संयोजकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसकी संयोजकता बोलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। अब जैसे ही मान के चलो, हमें पता है अभी यहाँ पे इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ रही थी? 8 की आवश्यकता पड़ रही थी। 8 की पड़ रही थी, 6 उसके पास थे, 2 औरों से मिल जाते तो वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। चलो ये चीज हो गई, हटो, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। अब मैं बताता हूं तुम्हें परमाणु संख्या क्या है, या परमाणु किसे कहते हैं, यानी परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, तो हम परमाणु संख्या किसे कहते हैं ये देख लेते हैं ना बेटा। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद, लिखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद, नाभिक में मौजूद, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की कुल संख्या को, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? उसकी परमाणु संख्या, कुल संख्या उसकी, कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु संख्या। मैं कह रहा हूं 100% नहीं, और 200, 200 लगा लो, और ज्यादा चल रहा हो 1000 लगा लो भाई साहब, आएगा ये तुम्हारे पेपर में। संयोजकता ये 100% नहीं तो तुम लाखों % में भी ले जाओ। लगातार 6 साल है, जिस 6 सालों से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है। कितने सालों से? 6 सालों से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं समस्थानिक। मैं कह रहा हूं ये 6 साल से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन भी। समस्थानिक किसे कहते हैं? ध्यान रखना, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? ठीक है बेटा, समस्थानिक किसी तत्व के क्या ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या, बेटा क्या? द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। क्या हो? भिन्न। द्रव्यमान संख्या भिन्न होती
है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? समस्थानिक वो होते हैं किसी भी तत्व की परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे तत्व यानी मैंने तुम्हें याद कराया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये तत्व मैंने तुम्हें याद करवाया, इनकी तुम्हें द्रव्यमान संख्या भी बताई और इन्हें की द्रव्यमान संख्या, ये वही बात यहाँ पे आ गई कि किसी भी परमाणु के ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं बेटा? समस्थानिक कहते हैं। जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए तुम ले लो, मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख लो, उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया, मान लो कार्बन है। क्या बेटा? कार्बन। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कार्बन की हमें पता चल जाएगी क्या होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है भैया? 6 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो ऐसे तत्व जिनकी क्या होती है, ये जो परमाणु संख्या उनकी होती है वो समान हो और द्रव्यमान संख्या कैसी हो? भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए चलो, कर लिया? नहीं किया तो पोस्ट करो वीडियो को और करो। मैं हटा रहा हूँ, मैं तुमको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। समभारिक और रह गया तुम्हारा, 1-2 क्वेश्चन और है बस। ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं ले रहे हैं अपन, वैसे भी शॉर्ट क्लास ले रहे हैं भैया। क्या करें, बच्चों की जैसी डिमांड है वैसे टीचरों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई आजकल का ज़माना ही चेंज हो गया है। बच्चों की डिमांड कुछ है, टीचरों की डिमांड कुछ और है। टीचर जितना अच्छा पढ़ाना चाहते वो पढ़ना नहीं चाहते। आप देखो समभारिक, ठीक है बेटा, समभारिक। समभारिक पूरा अपोजिट रहता है समस्थानिक का। किसका? समस्थानिक का, ठीक है। तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तत्वों के ऐसे परमाणु, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी, अरे मेरे भैया, जिनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु, हाँ, द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो। क्या हो? परमाणु संख्या भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें समभारिक कहते हैं। समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समभारिक कहते हैं। समझो बात को कि ऐसे तत्व जिनकी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु संख्या कैसी हो? भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक जिनमें परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। तो देखो, इसके बाद में आपका 1-2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, वही और मैं करवा देता हूँ। इसको नोट डाउन करिए आप फटाफट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा कोई खास क्वेश्चन रह नहीं गया इस चैप्टर में, तो अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए इस क्लास 9 का 5 चैप्टर। क्या? 5 चैप्टर। तो भाई का जो 5वां जो चैप्टर है कोशिका के बारे में, अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, कोशिका का क्लास छूटनी नहीं चाहिए भाई साहब। कोशिका के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं कल बताऊंगा कि कोशिका होती क्या है, कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होती है, कोशिका हमारे शरीर को कैसे बनाती है, तो आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, इसमें प्लाज्मा क्या होता है। तो इन चीज़ों को मैं तुम्हें कल बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। इस क्लास को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ हम इस सेशन से विदा लेते हैं। अपना प्यार इसी तरह से हमारे चैनल पर बनाए रखें। जय हिंद साथियों।